गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, इस चैनल से हिंदी माध्यम में स्टूडेंट की तैयारी कराई जाती है यूपीएससी के लिए। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड में मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहिए। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में, मेरे एक्सपीरियंस है वगैरह, और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप इन दोनों को जरूर फॉलो कर लेंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे फॉलो करेंगे तो इस पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और सभी क्लास का लिंक भी अपलोड कर देता हूँ, जो आपको आसानी से में मिल जाएगा। और सभी न्यूज़पेपर भी जो आपको जरूरत है, जैसे हिंदी के लिए आपका हिंदी में दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, इंग्लिश में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, ये मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी के लिए गाइड करेंगे, आपकी तैयारियों पे आपके हर कदम मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पे चलते रहते हैं, जो शुरू होंगे। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। दो तरीके का प्लान है, पहला तो है प्लस और दूसरा आइकॉनिक। जो प्लस कोर्स है वो अनअकैडमी का रेगुलर कोर्स होता है, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, टेस्ट और एसए वगैरह कंप्लीट कोर्स की तैयारी होगी। और इसके लिए आपको डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है, यानी 1 ईयर का, वो है आपका 49,500 रुपए। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आफ्टर डिस्काउंट आपकी 12 महीने की फीस हो जाएगी 44,550 रुपए। वही जो 24 मंथ का है, यानी 2 साल का जो प्लान है, 2 ईयर का, वह आपका 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800 रुपए। कोड है स्वदीप। तो ये प्लान है, इसको जरूर आप लोग ज्वाइन करिए और इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे। ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक जो है वो प्लस कोर्स वाले, इसमें सारी चीजें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि कंप्लीट रेगुलर कोर्स चलता है इसमें। इसके साथ कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे जैसे आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होगा, स्टडी प्लान के साथ पूरी आपकी तैयारी होगी और पर्सनल फीडबैक भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसका जो 12 महीने का चार्ज है वो है 69,500 आइकॉनिक का। कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, 10% डिस्काउंट और आफ्टर डिस्काउंट फीस होगी ये 62,550। वहीं अगर 24वां महीने का 2 साल का 2 ईयर का प्लान ले लेते हैं आइकॉनिक का, 1,07,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300। ये सारी चीजें, ये सारा प्लान। उसके बाद अब आप यहाँ पे ऑप्शनल का भी अलग से, अगर किसी को केवल ऑप्शनल पढ़ना है तो ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं। 12वें महीने का ऑप्शनल का चार्ज है 27,500 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर डिस्काउंट एक साल की जो आपकी फीस है वो हो जाएगी 24,750 रुपए। अगर 2 साल के लिए ऑप्शनल ले लेते हैं तो 40,000 रुपए है। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट और 36,000 रुपए 2 साल के लिए। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा एक जरूरी सूचना ये है कि अनअकैडमी एक टेस्ट सीरीज करा रही है, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ऑनलाइन, या इसको आप एमसीक्यू समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया ये प्लान होगा इसमें। और ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, सारी रैंकिंग वगैरह आपकी इसमें ऑनलाइन आएगी। और ये आपको मिलेगा, आप अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल में, उस ऐप को आप डाउनलोड करें। और जो लोग डाउनलोड किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे, जिनके पास नहीं होगा इसको डाउनलोड करें। यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे यूपीएससी सीएससी करके जो एक सेक्शन है यूपीएससी सीएससी का, उसमें जाएंगे। उसी में आप जाएंगे तो ये क्विज है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। ऑल ओवर इंडिया है और ये सबके लिए फ्री है, आप सभी के लिए। आपको इसमें कोई चार्ज नहीं देना, कोई फीस नहीं देनी इसकी। ये एक टेस्ट चलेगा जिसमें तकरीबन 13 टेस्ट होंगे, 13, और प्रत्येक टेस्ट में 60 क्वेश्चन होंगे। मतलब तकरीबन आपका, और ये अल्टरनेटिव संडे चलेगा। अल्टरनेटिव संडे, जैसे इस संडे को हुआ तो उसके बाद अगले संडे को नहीं होगा। ये कल से शुरू है, 6 दिसंबर, कल संडे है, कल से शुरू होगा। उसके बाद जो अगला संडे है उस दिन नहीं होगा, उसके अगले संडे को होगा, यानी अल्टरनेटिव संडे पे होगा, ठीक है, 6 दिसंबर को। और फिर जैसे फिर उसके बाद 20 दिसंबर को होगा, उसके 14 दिन बाद। तो ये चलेगा। टाइमिंग है कल सुबह इसकी 11 बजे। ये 6 दिसंबर से चलेगा, यानी ये 6 दिसंबर से है, कल नहीं, मतलब ये शुरू हो चुका है।
ये शुरू हो चुका है और 6 दिसंबर से, तो जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे 6 दिसंबर से। उसके बाद अगला 20 दिसंबर को होगा, टाइम है 11 बजे, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। सबके लिए फ्री है, और जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के समय एक आपसे कोड मांगेगा, तो कोड की जगह पे जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP, आप एक कोड डाल देंगे तो आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो भी फ्री में। इसके लिए आपको कोई अलग से फीस नहीं देनी। ये जो कॉन्टेस्ट होगा इसका फॉर्मेट क्या होगा, 45 मिनट की इसकी टाइमिंग होगी, 60 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 13 टेस्ट होंगे अल्टरनेटिव संडे पे। जैसे अभी 6 को होगा, 6 को, उसके बाद फिर 20 को, इस तरीके से अल्टरनेटिव संडे को होगा। और इसमें 6 सेक्शन होंगे जिससे एक क्वेश्चन आएंगे और उससे सबको रिलेट करके स्कोरिंग की जाएगी। 13 सेक्शन यानी 13 गुणे 60, तकरीबन 780 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ही जल्द। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, जरूर ज्वाइन करिए। ऑनलाइन है और इसमें आप लोग के लिए प्राइज भी है। जो फर्स्ट विजेता है उनको एक एप्पल मैकबुक मिलेगा, सेकंड को एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड को एप्पल एयरपॉड में मिलेगा, ठीक है। और जो टॉप 100 रैंकर्स हैं उनको 1000 रुपए का अमेजन का वाउचर मिलेगा, जिससे आपको कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। और सबसे खास बात, ये इनाम तो मिलेगा ही, इनाम के साथ जो है आपको सीखने को यहाँ बहुत कुछ में मिलेगा। तो जरूर ध्यान रखेंगे, कोड पे आप मेरा कोड जरूर डालिएगा, SWADEEP स्वदीप, कोड डालेंगे फ्री में आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, कोई फीस नहीं लगेगी इस टेस्ट की, और ऑल ओवर इंडिया इसमें आपकी रैंकिंग आएगी। ये हम लोग पढ़ते हैं जो रोजाना सुबह 10:30 बजे करंट इश्यूज या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, उसका ये सोर्स है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, PIB, PRS, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसमें हम लोग रोजाना पढ़ते हैं कुछ डेली की खबरें, डेली न्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। तो ये हम लोग देखते हैं क्या है। और सबसे खास बात, आपके लिए एडिटोरियल मैं हिंदी में लेकर के आता हूँ, सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ, सारी चीजें। पहला टॉपिक है आज का C-32 और LH-2 टैंक के बारे में। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि C-32 और LH-2 टैंक क्या है, क्यों चर्चा में है, ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, HAL ने, हॉल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अब तक के सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक, ठीक है, C3LH-2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को इसरो को सौंप दिया है। हॉल ने सौंपा है इसरो को अभी तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक, ठीक है, जरूर ध्यान में रखेंगे C-32LH-2। और ये C-32LH-2 के बारे में जानिए क्या कह रहा है कि इस टैंक का निर्माण GSLV MK3 लॉन्चिंग वाहन की पेलोड क्षमता को 4 टन से बढ़ाकर 6 टन करने के लिए किया गया है। इसका निर्माण क्यों किया गया है, GSLV MK3, ठीक है ना, इसकी लॉन्चिंग वाहन के लिए इसकी पेलोड की क्षमता बढ़ाई गई है और उसको 4 टन से बढ़ा करके पेलोड की क्षमता को 6 टन कर दिया गया है। और इसका लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा इसका, कि अभी तक भारत भारी संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए फ्रांसीसी एरियन 5 रॉकेट पर निर्भर था, ठीक है। और इस टैंक से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। अभी तक भारत जो है, जो भी अपने सैटेलाइट लॉन्च करता था वो फ्रांसीसी एरियन 5 रॉकेट पर निर्भर था, लेकिन इस टैंक के वजह से भारत दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा और वो अपने भारी उपग्रहों को स्वयं भेज पाएगा इस टैंक के जरिए। और भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीनतम क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक इसरो का एक महत्वपूर्ण कदम है। और क्या कह रहा है, प्रणोदक टैंक एक कुशल और लागत प्रभावी प्रक्षेपण यान के विकास की दिशा में सहायक होगा, क्योंकि भारत अन्य देशों के उपग्रहों को लॉन्च करके आर्थिक लाभ भी उठा सकता है, ठीक है ना। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्या क्या कह रहा है इसके बारे में, एक क्रायोजेनिक प्रणोदक क्या है ये देखिए। क्रायोजेनिक प्रणोदक में तरलीकृत गैसें होती हैं, ठीक है, इनमें तरलीकृत गैसें होती हैं जिन्हें बहुत कम तापमान पर संग्रहित किया जाता है, ठीक है, क्या है कि जिन्हें बहुत कम तापमान पर संग्रहित किया जाता है। और इसमें तरल हाइड्रोजन LH2 को ईंधन और तरल ऑक्सीजन LO2 या LOX को ऑक्सीकारक के रूप में
प्रयोग भी किया जाता है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या है इसमें तरलीकृत गैसें होती है, इसमें जो गैस होता है क्रायोजेनिक इंजन में, प्रणोदक में, वो लिक्विड फॉर्म में होता है जिन्हें बहुत कम तापमान पर संग्रहित किया जाता है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः -253 डिग्री सेल्सियस, -423 डिग्री फ़ारेनहाइट और -183 डिग्री सेल्सियस यानी -297 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर तरल अवस्था में इसमें रहते हैं, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसें हैं। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चक्रवात बुरेवी। चक्रवात बुरेवी के बारे में देखिए क्या कह रहा है साइक्लोन बुरेवी, कि भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार चक्रवात बुरेवी के इस सप्ताह के अंत तक तमिलनाडु के दक्षिणी जिले कन्याकुमारी के तट पर दस्तक देने की आशंका है। ये चक्रवात का नाम है जिसका नाम बुरेवी रखा गया, और ये जो है अब इस सप्ताह के अंत तक कहां पे आएगा, तमिलनाडु के दक्षिणी जिले यानी कन्याकुमारी के तट पर आने की संभावना है। तो क्या कह रहा है आगे देखिए इस चक्रवात के बारे में। इस चक्रवात का प्रभाव हाल ही में आए चक्रवात निवार के प्रभाव से कम रहेगा। अभी तमिलनाडु में एक चक्रवात आया था अभी कुछ दिनों पहले ही, तो उसका नाम था निवार, उससे इसका मतलब प्रभाव कम रहेगा। चक्रवात बुरेवी का नामकरण मालदीव द्वारा किया गया, इसका नाम बुरेवी, चक्रवात का नाम बुरेवी मालदीव ने रखा है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के देशों को चक्रवातों का नाम देने के लिए अधिकृत किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके दिशा निर्देश है कि प्रत्येक क्षेत्र के जो देश है जिधर तूफान आता है वो चाहे तो इसका नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बुरेवी नाम मालदीव ने रखा। आगे देखिए, उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कवर करता है। ये है चक्रवात बुरेवी। क्या कि उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने, और इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये 13 देश हैं जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र, ठीक है। जहां पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन क्षेत्रों में ये सारे चीज आते हैं, जरूर ध्यान में रखेंगे। और मतलब उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर ये चक्रवात आते हैं, और ये जो तीनों एरिया, इन तीनों एरिया में 13 सदस्य देश हैं, जरूर ध्यान में रखेंगे। और इन देशों द्वारा इस वर्ष के लिए चक्रवात के कुल 169 नाम सुझाए गए थे, जिनमें से प्रत्येक देश द्वारा सुझाए गए 13 नाम इसमें शामिल हैं, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, कि भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशन के बारे में। इंडिया के टॉप 10 पुलिस स्टेशन 2020 में भारत के कौन कौन 20 पुलिस स्टेशन है, जरूर ध्यान में रखिए। क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट है ये, कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वर्ष 2020 के लिए भारत के 10 शीर्ष पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है। जो भारत के 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन है उनकी सूची जारी की गई है 2020 के। ये उसकी लिस्ट भी यहाँ पे सामने आप लोग देख सकते हैं। पहले नंबर पे मणिपुर में डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट दिया है, डिस्ट्रिक्ट दिया है, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाम भी दिया है, तो आप देख लेंगे। पहला मणिपुर में है थोबल, तमिलनाडु में सलेम सिटी, अरुणाचल प्रदेश में चेलांग, ठीक है, चंगलांग, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर, गोवा में साउथ गोवा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में नॉर्थ मिडिल अंडमान, और सिक्किम में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सिक्किम का, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट आया है मुरादाबाद, और दादर नगर हवेली का डिस्ट्रिक्ट है दादर नगर हवेली, और 10वां तेलंगाना इसका करीमनगर। तो ये पुलिस स्टेशन इंडिया के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों में शामिल है, जरूर ध्यान में रखेंगे। लिस्ट भी आगे भी नाम भी आएगा, ध्यान से देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों इसमें क्या किया जाता है। ये जो पहल है इसकी घोषणा वर्ष 2015 में कक्ष गुजरात में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने की थी। 2015 में प्रधानमंत्री ने की थी। कक्ष में गुजरात में जितने पुलिस महानिदेशक हैं उनका एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन को संबोधित करते हुए। इसका उद्देश्य क्या है, क्या कह रहा है इसका उद्देश्य, ये जो 10 पुलिस स्टेशन है, क्या यह रैंकिंग, डेटा विश्लेषण, प्रत्यक्ष अवलोकन और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से
देश के 16,671 पुलिस स्टेशनों में से शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों को प्रदान की गई है। देश के 16,671 पुलिस स्टेशनों में से 10 पुलिस स्टेशन को ये रैंकिंग पर प्रदान की गई, डेटा विश्लेषण, प्रत्यक्ष अवलोकन और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के द्वारा। ठीक है ना। आगे देखिए और क्या क्या चीजें हैं। इस प्रदर्शन का मानक क्या है, क्या मानक है, किस मानक के आधार पर ये लिस्ट बनती है, क्या है कि संपत्ति से संबंधित अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध और समाज के कमजोर वर्ग आदि, इन सब का देखा जाता है कि ये सारी चीजें अच्छे से है कि नहीं। और इस वर्ष सरकार ने 3 नए मानकों को इसमें शामिल किया है। क्या कि लापता व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति और अज्ञात शव। दूसरा, ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्थित पुलिस स्टेशनों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। और तीसरा, इससे यह प्रतीत होता है कि अपराध को रोकने, नियंत्रित करने और राष्ट्र की सेवा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण पुलिस कर्मियों का समर्पण और उनकी ईमानदारी है। तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सारे मानक हैं जिनके आधार पे ये रैंकिंग जारी की जाती है। 2020 के लिए टॉप 3 में जो है उनका देखिए, 2020 के लिए टॉप 3 में कौन कौन से पुलिस स्टेशन है। टॉप 3 में है, पहला है मणिपुर के थौबल जिले के नोकपोंग सिकमाई पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन का नाम है मणिपुर राज्य का थौबल जिला और पुलिस स्टेशन का नाम है नोकपोंग सिकमाई पुलिस स्टेशन ने इस सूची में टॉप स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पे है, पहला मणिपुर, दूसरा तमिलनाडु, तमिलनाडु के सलेम शहर का AWPS सुरमंगलम पुलिस स्टेशन दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश के चंगलंग जिले का खरसांग स्टेशन, ये तीसरे स्थान पर रहा है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, टॉप 3 की रैंकिंग है। वार्षिक रैंकिंग के लाभ क्या होते हैं, ये जो रैंकिंग हर वर्ष दी जाती है इसके लाभ क्या है। इससे पुलिस बल की कड़ी मेहनत को पहचानने, उन्हें प्रोत्साहित करने और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में सहायता मिलती है। और यह पुलिस स्टेशनों के स्तर पर भौतिक बुनियादी ढांचे, संसाधनों और कमियों की स्थिति की एक तस्वीर भी प्रदान करता है कि क्या वहां पे भौतिक बुनियादी ढांचा क्या कमजोर है, संसाधन या किस किस चीज की कमी है, ये सब इसके जरिए सामने आता है। और इस प्रकार की रैंकिंग प्रत्येक स्तर पर पुलिस स्टेशनों के सुधार के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। तो इन सारे चीजों को आप लोग देखते रहिए। अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस। ठीक है, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इसलिए चर्चा में ध्यान से देखिए। भारत में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण पर जागरूकता फैलाना है और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देना भी है। और यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, उपलक्ष्य में नहीं, मतलब उसी दिन को याद करने के लिए। ठीक है ना, उन लोगों की याद में मनाया जाता है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। और क्या क्या कह रहा है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के बारे में कि दरअसल 2 दिसंबर 1984 की रात को अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, मौजूदा नाम डाउ केमिकल्स, ठीक है, के प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसने भोपाल शहर को एक विशाल गैस चैम्बर में परिवर्तित कर दिया था। भोपाल गैस स्ट्रेटजी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, स्ट्रेटजी के बारे में कि क्या चीजें थी। ठीक है, और कम से कम 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण तकरीबन 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और लाखों लोग इस भयावह त्रासदी से प्रभावित हुए थे। और यही कारण है कि भोपाल गैस त्रासदी को विश्व में सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक माना गया है। इसीलिए दिवस मनाया जाता है उन्हीं लोगों की याद में। और भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर लगभग 7 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है ना, विश्व स्तर पर, जिनमें से तकरीबन 4 मिलियन लोगों की मौत घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो ये आंकड़ा है।
और मौजूदा समय में प्रदूषण स्तर इतना अधिक हो गया है कि विश्व के 10 में से 9 लोगों को स्वच्छ वायु मिल ही नहीं पा रहा है। इस तरीके का स्तर है। अगला हमारा टॉपिक है भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। भारत और अमेरिका के बीच उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय यूएसपीटीओ के, ठीक है, साथ बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, हमारा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय यूएसपीटीओ इसके द्वारा किया है एक बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। क्या, आगे देखिए। इस समझौते से बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच उद्योगों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान तथा संस्थाओं के स्तर पर अनुभवों और बेहतरीन तौर तरीकों तथा ज्ञान को साझा करने में मदद भी मिलेगी। इन तौर तरीकों से और इस समझौते के माध्यम से कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आईपीआर के संरक्षण, पेटेंट और औद्योगिक डिजाइनों के पंजीकरण एवं परीक्षण हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जाएगा। और यह समझौता वैश्विक नवाचार में एक प्रमुख देश बनने की दिशा में भारत की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 के उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट। अगला टॉपिक भारतीय नौसेना दिवस के बारे में देखिए। नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे, प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को, इसलिए चर्चा में ध्यान से पढ़िए। इस दिवस का आयोजन वर्ष 1971 में कराची हार्बर में पाकिस्तान के नौसेना मुख्यालय पर भारतीय सेना को ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट में मिली शानदार कामयाबी की याद में किया जाता है। ठीक है, 1971 में। ठीक है, और 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर एक ही रात में पाकिस्तान के 3 जलपोतों को नष्ट भी कर दिया था। इसीलिए, ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मनाया जाता है। और वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम है भारतीय नौसेना मुकाबले के लिए तैयार, विश्वसनीय और सामंजस्य पूर्ण। ये थीम है वर्ष 2020 के लिए नौसेना दिवस का। और भारतीय नौसेना का इतिहास वर्ष 1612 में तब शुरू हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन के रूप में नौसैनिक टुकड़ी का गठन किया था। तब से ये चीजें शुरू हुई थी, भारतीय नौसेना का इतिहास। और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन का नाम बदल करके बॉम्बे मरीन कर दिया गया और वर्ष 1892 में इसका नाम रॉयल इंडियन मरीन कर दिया गया। और भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में नौसेना का पुनः गठन किया गया और इसे फिर भारतीय नौसेना नाम दिया गया। तो सारे कॉन्सेप्ट आप लोग याद में रखिएगा। अगला जो टॉपिक है विश्व दिव्यांग दिवस के बारे में। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व दिव्यांग दिवस, तो उसके बारे में जरूर ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि विश्व भर में दिव्यांगजनों के समक्ष मौजूद चुनौतियों और समस्याओं को रेखांकित करने और उन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों और विकलांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है। ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को विकलांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। कब? 1981 में। और उसके बाद 1983 से 92 के दशक को विकलांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया था। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अभी 3 दिसंबर को था, इससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन। आगे क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1992 से प्रति वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई है। और मौजूदा समय में दिव्यांगता को अक्षमता के नजरिए से नहीं देखा जाता। और इसका सफल उदाहरण यह है कि आधुनिक युग के सबसे सफल वैज्ञानिकों में एक स्टीफन हॉकिंस भी दिव्यांग थे। और वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 21 मिलियन यानी भारत की 2.1% जनसंख्या से अधिक लोग, ठीक है,
उनसे अधिक लोग किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित है और देश में कुल दिव्यांगों में 12.6 मिलियन पुरुष और 9.3 मिलियन महिलाएं भी हैं। अगला हमारा आर्टिकल है, क्या है, शहद में मिलावट। ठीक है, क्या कह रहा है शहद में मिलावट, ये जरूर ध्यान से देखिए, शासन का मुद्दा है और सोर्स है इसका पीआईबी एट द हिंदू है, अभी आगे आएगा, आप लोग देखिएगा क्या है, चर्चा में क्यों है, ये ध्यान से पढ़िए। शहद में मिलावट। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा की गई एक जांच से भारत में कई प्रमुख ब्रांडों द्वारा बेचे जाने वाले शहद में चीनी के सिरप की मिलावट के बारे में पता चला है। ठीक है, ये चर्चा में आया है कि भारत में बहुत सारे जो ब्रांड है जो शहद में बेचते हैं वो शहद में चीनी के सिरप मिलाते हैं। ठीक है, और सीएससी एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि मुख्यतः सार्वजनिक हित के विषयों पर अनुसंधान भी करता है। सीएससी यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जरूर ध्यान में रखिएगा। इसका जांच और परिणाम क्या आया, इसका ये देखिए, जांच और परिणाम क्या हुआ कि विज्ञान और पर्यावरण केंद्र यानी सीएससी द्वारा किए गए परमाणु चुंबकीय अनुनाद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस परीक्षण में 13 में से 10 ब्रांडों के नमूने फेल हो गए। ठीक है, ये जांच हुआ तो उसका ये परिणाम आया। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत परमाणु चुंबकीय अनुनाद एनएमआर, ये जो परमाणु चुंबकीय अनुनाद है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस, ठीक है, इसके द्वारा ही जांच की जाती है शहद में मिलावट की। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसके द्वारा कैसे होता है। तो क्या है कि जो एनएमआर का परीक्षण है उसमें डाबर, पतंजलि, वैद्यनाथ, हितकारी और एपिस हिमालय जैसे भारत के ब्रांडों के शहद के नमूने फेल हो गए हैं। ये जरूर ध्यान में रखेंगे, ये सबके नमूने फेल हो गए हैं। और परीक्षण के मुताबिक शहद का कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियां शहद में मिलावट के लिए चीन से संश्लेषित चीनी सिरप का आयात करती है। ठीक है, उसमें ये मिलाते हैं, ये सारे ब्रांड जो लगभग लोग खाते हैं उसमें। और सीएससी ने अपनी जांच में चीन से ऐसे कई वेब पोर्टल का पता लगाया है जो फलों के रस से निर्मित ऐसे चीनी सिरप का प्रचार कर रहे थे जिसे मिलावट के परीक्षण के दौरान पकड़ना काफी मुश्किल होता है। और चीन की कंपनियों ने सीएससी को सूचित किया कि भले ही शहद में 50 से 80% तक में मिलावट क्यों न की जाए, वह शहद फिर भी भारतीय नियमों के तहत निर्धारित मानकों पर खरा उतरेगा और परीक्षण में सफल हो जाएगा, ऐसा वहां की कंपनियों ने दावा किया था। लेकिन ये लोग पकड़े गए। इन भारत की कंपनियों के शहद में मिलावट होती है। और क्या कह रहा है कि मौजूदा भारतीय नियमों के मुताबिक शहद के परीक्षण के दौरान यह जांच की जाती है कि शहद में C4 चीनी गन्ने से प्राप्त चीनी, ठीक है, या C3 चीनी जो चावल से प्राप्त चीनी होती है के साथ मिलावट की गई है अथवा नहीं की गई है। और ज्ञात हो कि इस प्रकार की मिलावट से उन मधुमक्खी पालकों की आजीविका को भी नष्ट किया जाता है जो शुद्ध शहद बनाते हैं, क्योंकि चीनी सिरप शहद प्रायः आधे मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इससे प्रभाव क्या होगा कि रोगाणुरोधी और सूजन रोधी, ठीक है, गुण के कारण लोगों द्वारा शहद का अधिक सेवन किया जाता है। और इस जांच के अनुसार बाजार में बिकने वाले अधिकांश शहद में चीनी की मिलावट की जाती है, इसलिए शहद के बजाय लोग अधिक चीनी खा रहे हैं जो कोविड-19 के जोखिमों के साथ ही मोटापे को भी बढ़ाएगा। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब ये जो परमाणु चुंबकीय अनुनाद है, जैसे ये परीक्षण होता है शहद में मिलावट का, ये देखिए, यह एक ऐसा परीक्षण है जो आणविक स्तर पर किसी उत्पादन, ठीक है, की संरचना का पता लगा सकता है। और यह रसायन विज्ञान की एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसका उपयोग नमूने की सामग्री और शुद्धता के साथ साथ इसकी आणविक संरचना को निर्धारित करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान में भी किया जाता है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और भारतीय कानून के तहत ऐसे शहद के लिए एनएमआर परीक्षण आवश्यक नहीं है जिसका विपणन स्थानीय स्तर पर किया जाता है, लेकिन निर्यात के मामले में यह परीक्षण आवश्यक है। जो बाहर से मंगाया जाता है उसमें आवश्यक है, लेकिन जो भारत में स्वयं उत्पादन होता है उस पर यह परीक्षण इंपॉर्टेंट नहीं है।
और हाल के एनएमआर परीक्षण योगज का पता लगाने में सक्षम होने के बावजूद मिलावट की मात्रा का पता लगाने में असफल रहे हैं। आगे की राह इसमें क्या हो सकती है, इसमें आगे क्या सुधार हो सकता है? आगे की राह कि सुदृढ़ मानकों और परीक्षण और ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से भारत में इसके प्रवर्तन को मजबूत करने की आवश्यकता है और सरकार को उन्नत तकनीकों का उपयोग कर नमूनों का परीक्षण करवाना चाहिए और इस जानकारी को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि उपभोक्ता जागरूक हो और उनके स्वास्थ्य को नुकसान न हो। ठीक है, और चीन से शुगर सिरप और शहद का आयात बंद कर देना चाहिए तथा अन्य देशों जहां से सिरप लॉन्ड्रिंग के माध्यम से इसके आयात की अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिए। तो इन चीजों को आप इसमें जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे की राय ये हो सकती है, ये चीजें इसमें सुधार में की जा सकती हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें आगे की राह, और क्या सुधार कि चीन से शुगर सिरप और शहद का आयात बंद कर देना चाहिए तथा अन्य देशों, अच्छा ये तो वही पॉइंट दोबारा आ गया। ठीक है, आगे क्या है, आवश्यक है कि कंपनियों द्वारा शहद के पारंपरिक स्रोतों जैसे मधुमक्खी पालन आदि के माध्यम से शहद की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिससे मधुमक्खी पालकों को भी लाभ प्राप्त होगा और इस क्षेत्र को एक नया स्वरूप भी दिया जा सकेगा। ये आर्टिकल था द हिंदू का। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है भारत में दिव्यांगता समस्याएं और समाधान। ठीक है, क्योंकि अभी 3 तारीख को था तो उसी पे एक आर्टिकल आया था और इस आर्टिकल का सोर्स है आपका द हिंदू। द हिंदू के साथ है इसमें इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन। ये 3 सोर्सों से मिला के इस आर्टिकल को बनाया गया है। तो ध्यान में से पढ़िए क्या कह रहा है। भारत में दिव्यांगता समस्याएं और समाधान टॉपिक है। क्या संदर्भ है, पहले ये पढ़िए कि किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य, ठीक है, जो मानव के लिए सामान्य समझी जाने वाली सीमा के भीतर हो, को करने में परेशानी या न कर पाने की क्षमता को दिव्यांगता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और दिव्यांगता विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है और दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इसके पहले हमने अभी शॉर्ट नोट्स में पढ़ा था, अभी हम लोग इस पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। और यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि जैसे जीवन के हर पहलू में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों तथा उनके हितों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना भी करता है। और क्या कह रहा है कि भारत में कई कानूनों और योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसरों की सुलभता और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया गया है। हालांकि भारत अभी भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अवसंरचनात्मक, संस्थागत और दृष्टिकोण व्यवहार संबंधी बाधाओं को दूर करने में बहुत पीछे है। भारत में दिव्यांगता के बारे में देखिए क्या कह रहा है। भारत में दिव्यांगता आबादी का एक बड़ा अनुपात, भारत में दिव्यांगता का क्या, दिव्यांग लोगों की आबादी को विश्व के सबसे बड़े गैर मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समूह के रूप में देखा जाता है। गैर मान्यता प्राप्त मतलब इनको मान्यता नहीं अल्पसंख्यक का। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग लोगों की आबादी लगभग 26.8 मिलियन थी, जो कि देश की कुल आबादी की 2.21% है। हालांकि विश्व बैंक द्वारा जारी एक अनुमान में देश में दिव्यांग लोगों की आबादी लगभग 40 मिलियन बताई गई है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी एक अनुमान में। और क्या कह रहा है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव है। क्या कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की व्यापक आबादी होने के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले लगभग 7 दशकों में मात्र 4 संसद सदस्य और 6 राज्य विधानसभा सदस्य ऐसे रहे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिव्यांगता से पीड़ित हैं। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, आगे देखिए और क्या कह रहा है इसमें। अतिरिक्त बाधाएं क्या है इसमें
कि भारत में दिव्यांग लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास की चुनौतियों से प्रभावित होने की संभावनाएं भी अधिक हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस आबादी के 45% लोग निरक्षर हैं, जो उनके लिए बेहतर और अधिक सुविधा संपन्न जीवन के निर्माण की प्रक्रिया को मुश्किल बनाता है। और यह चुनौती राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अभाव में और जटिल हो जाती है। और दिव्यांगता और गरीबी के बारे में देखिए कि दिव्यांगता से जुड़ा डेटा गरीबी और दिव्यांगता के प्रति पारस्परिक संबंध की ओर संकेत करता है। और दिव्यांगता से प्रभावित लोगों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनका जन्म गरीब परिवारों में हुआ है। तो ये भारत में दिव्यांगता के बारे में बता रहा है। और क्या क्या कह रहा है कि इसका एक बड़ा कारण यह है कि गरीब परिवारों में गर्भवती माताओं को आवश्यक देखभाल की कमी का सामना करना पड़ता है। और ऐसी प्रणालीगत कमियां गर्भावस्था के दौरान बड़ी चिकित्सा जटिलताओं का कारण बनती हैं। और कई मामलों में इन कमियों के कारण बच्चे जन्मजात दिव्यांगता का शिकार भी हो जाते हैं। और वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। और इसके अनुसार देश में दिव्यांग लोगों की कुल आबादी के 69% ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। और एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में विश्व दिव्यांग व्यक्तियों की कुल आबादी लगभग 1 बिलियन है। और इनमें से लगभग 80% लोग विश्व के अलग अलग विकासशील देशों में भी रहते हैं। इससे जुड़ी हुई क्या क्या चुनौतियां हैं? संस्थागत अड़चने हैं। क्या कि वर्तमान में भी देश में दिव्यांगता के संदर्भ में जागरूकता, देखभाल, अच्छी और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है। और इसके अतिरिक्त पुनर्वास सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता और सदुपयोग में भी कमी देखी गई है। और ये कारक दिव्यांग लोगों के लिए निवारक और उपचारात्मक ढांचा सुनिश्चित करने में बाधक बने हुए हैं। और शिथिल कार्यान्वयन क्या है कि सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के लिए कई सराहनीय पहलों की शुरुआत की गई है। हालांकि सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान के तहत सभी मंत्रालयों को दिव्यांग व्यक्ति के लिए अपने भवनों इमारतों को सुलभ बनाने का निर्देश दिए जाने के बाद भी वर्तमान में अधिकांश भवन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल नहीं है। और इस प्रकार दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, परंतु वर्तमान में इसमें अधिकांश पद भी खाली हैं। और क्या कह रहा है कि गौरतलब है कि भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज UNCRPD का भी हिस्सा है भारत। और क्या क्या इसमें चुनौतियां हैं? सामाजिक नजरिया कि समाज का एक बड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्तियों को सहानुभूति और दया की नजर से देखता है, जिससे उन्हें सामान्य से अलग या अन्य के रूप में देखे जाने और देश के तीसरे दर्जे के नागरिक के रूप में उनसे व्यवहार को बढ़ावा भी मिलता है। ये सारी चुनौतियां हैं। और इसके अलावा एक बड़ी समस्या समाज के एक बड़े वर्ग की मानसिकता से है, जो दिव्यांग व्यक्तियों को एक दायित्व या बोझ के रूप में देखते हैं। और इस प्रकार की मानसिकता से दिव्यांग व्यक्तियों के उत्पीड़न और भेदभाव के साथ मुख्य धारा से उनके अलगाव को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये तो है भाई। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या क्या सुधार हो सकते हैं? समुदाय आधारित पुनर्वास दृष्टिकोण, क्या कि CBR प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर एक व्यापक दृष्टिकोण है, जिसका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां सामुदायिक स्तर पर पुनर्वास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते हैं। और CBR पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने में सक्षम है, और साथ ही उन्हें सभी अवसरों और सेवाओं की नियमित पहुंच सुलभ हो और उन्हें समुदाय में पूर्ण एकीकरण की स्थिति भी प्राप्त हो सके। और क्या हो सकती है आगे की राह? दिव्यांगता को लेकर जागरूकता में वृद्धि होनी चाहिए। सरकारों, सामाजिक संस्थाओं और पेशेवर संगठनों द्वारा दिव्यांगता से जुड़ी द्वेषपूर्ण मानसिकता या सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए व्यापक सामाजिक अभियान चलाने पर विचार करना चाहिए। और इस संदर्भ में मुख्य धारा की मीडिया ने फिल्मों जैसे तारे जमी पर, बर्फी आदि के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सकारात्मक प्रतिनिधित्व के लिए सही मार्ग भी चुना है। और राज्यों के साथ साझेदारी क्या है कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल के संदर्भ में व्यापक जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की उन्नत एवं सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना दिव्यांगता की समस्या से निपटने के प्रयासों के
दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और दिव्यांगता की समस्या से निपटने के इन दोनों कारकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के साथ साथ केंद्र सरकार को भी स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक निवेश करना चाहिए। और गौरतलब है कि भारतीय संविधान के तहत स्वास्थ्य को राज्य सूची में भी शामिल किया गया है। मजबूत इच्छा शक्ति और अकृत्रिम मंशा, इसमें क्या कह रहा है ये देखिए कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार ये लागू होने के बाद से इस अधिनियम के तहत निर्धारित आरक्षण को लागू करने में गड़बड़ी से जुड़े कई मामले देखने को मिले हैं। कोई भी नया कानून अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकता है जब दिव्यांग लोगों को उनके लिए आरक्षित पदों पर नियुक्त करने हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा इस संदर्भ में मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई जाए। और इसके साथ ही भारत में एक संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है जहां किसी भी बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय दिव्यांग लोगों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। क्या है इसमें निष्कर्ष? इसमें निष्कर्ष क्या है कि दिव्यांग या डिफरेंटली एबल्ड जैसे शब्दों के प्रयोग मात्र से ही दिव्यांग लोगों के प्रति बड़े पैमाने पर सामाजिक विचारधारा को नहीं बदला जा सकता। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा नागरिक समाज और दिव्यांग व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करते हुए एक ऐसे भारत के निर्माण का प्रयास किया जाए जहां किसी की दिव्यांगता पर ध्यान दिए बगैर सभी का स्वागत और सम्मान किया जाता है। ये सारी चीजें, ये सारी बातें, और इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाया हूं जो आप लोग देख लें। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो आप लोग 200 शब्दों में लिखेंगे, 200 शब्दों में लिख करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजेंगे। क्या है? दिव्यांग या डिफरेंटली एबल्ड जैसे शब्दों के प्रयोग मात्र से ही दिव्यांग लोगों के प्रति बड़े पैमाने पर सामाजिक विचारधारा को नहीं बदला जा सकता। भारत में दिव्यांग जनों के समक्ष चुनौतियों के प्रकाश में इस कथन पर चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में आप लोग लिखेंगे और लिख करके मुझे भेजेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसे फॉलो कर लेंगे। और ये है मेरे अनअकैडमी का लिंक, इसे भी फॉलो कर लेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक और सब्सक्राइब करने से आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंच सकेंगी। तो बाकी रोजाना ये क्लास 10:30 बजे होती है। तो फिर कल मुलाकात होगी इसी पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।